In this video, we'll discuss summary, themes, and critical analysis of the novel In the Skin of a Lion, written by Michael Ondaatje. Let's get started with the summary. नॉवल जो है ये पैट्रिक लुइस की जिंदगी को फॉलो करता है और उसको एक्सप्लोर करता है, जो कि एक रूरल बैकग्राउंड में पैदा हुआ है जहाँ पे ज्यादातर लोग लकड़ियां बेच के या लकड़ियों का काम करके अपनी गुजर बसर कर रहे हैं टोरंटो के बाहर। और जिस जगह पे ये लोग लकड़ियों का काम करते हैं उसको डिपू क्रीक के नाम से जाना जाता है। ये अपने बाप के साथ बड़ा हुआ है जो कि एक गडरिया है और उसने जानवर पाले हुए हैं और जानवरों का रेवड़ है, एक हर्ड है बेसिकली, और वो किसी और की जमीन पे काम कर रहा है। जिस तरह हमारे कुछ लोग हैं जो कि मजदूर होते हैं तो वो अपना को गुजर बसर कर रहे होते हैं लेकिन किसी और की जमीन पे कर रहे होते हैं, जिसको मजारा भी कहते हैं। तो पैट्रिक लुइस का बाप जो है हेजन लुइस, वो एक खामोश तबीयत का इंसान है और बिल्कुल एक उसने आइसोलेटेड किस्म की एक जिंदगी गुजारी है फॉर्म के ऊपर। लेकिन चूंकि वो नेचर के करीब रहा है, उसने अकेली जिंदगी गुजारी है, तो वो बहुत स्मार्ट है और बहुत ही उसकी एक वाइज किस्म की अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ। और वो अब इंसेक्ट्स को ऑब्जर्व करता है और जो अपने उसके आसपास एक छोटी सी और खामोश सी दुनिया आबाद है उसको बहुत कीनली ऑब्जर्व करता है। पार्ट टाइम वो एक डायनामाइटर भी है और वो जो पहाड़ों में लोग डायनामाइट एक्सप्लोड करते हैं और उससे माइनिंग करते हैं और इस तरह के काम करते हैं, तो वो खुद भी एक डायनामाइटर है और वो पैट्रिक लुइस को ये काम सिखाता भी है। और वो पैट्रिक लुइस की भी नौकरी लगवा देता है कि दरियाओं में जब डायनामाइट से चीजें ब्लास्ट होती हैं तो ढेर सारी लकड़ियां और ये जो झाड़ियां होती हैं, इस तरह की चीजें ये रिवर्स के अंदर ना जैम कर देती हैं, पानी के बहाव को रोक देती हैं। तो उनको क्लियर करने के लिए उन लोगों में इसको भर्ती करवा देता है, उसकी नौकरी लगवा देता है कि वो जो लकड़ियां फंस गई होती हैं ये उसको क्लियर करते हैं ताकि दरिया की रवानी चलती रहे। पैट्रिक अपने वालिद को हर स्टेप पे हेल्प करता है और जब इसके वालिद की डेथ हो जाती है, यानी कि हेजन लुइस मर जाता है, तो पैट्रिक जो है वो शहर को छोड़ के टोरंटो की तरफ चला जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में द ब्रिज हम एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि एक ब्लू स्ट्रीट ब्रिज बन रहा है और किस तरह लेबर जो है उसके लेंस से या उसकी आंखों से हम देखते हैं कि वहां पे क्या सारी स्टोरी चल रही है। सो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां पे एक ग्रुप ऑफ नन्स विजिट करता है। नन्स ये क्रिश्चियनिटी में एक उनका एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है जिसमें कुछ खवातीन हैं जो कि ननरी की तरफ चले जाती है, मींस दे डिवोट देयर लाइफ फॉर दी क्रिश्चियनिटी। और रात में धुंध में एक लड़की जो है वो गुम हो जाती है और वो एक्सीडेंटली जो कि ब्रिज आधा बना होता है उसकी तरफ चली जाती है और बहुत सख्त शदीद हवा चल रही है जिसमें वो ब्रिज से नीचे गिर जाती है और हर कोई समझता है कि वो मर गई है, लेकिन वो कहीं हवा में ना कहीं लटकी होती है। और उसको निकोलस टेम्पलकॉफ एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का मजदूर है जो बहुत रिस्की काम करता है और ये एक मैसेडोनियन इमिग्रेंट है और सबसे मुश्किल और सबसे डेयरिंग किस्म की जॉब करता है ये ब्रिज के ऊपर। और सबसे मुश्किल काम जो कोई भी नहीं कर सकता तो वो उसकी जान बचाता है और उसको बचा के एक लोकल बार है वहां पे, वहीं जो नेबरहुड जहाँ पे मजदूर सारे काम करते हैं वहां पे ले आता है। और उस नन को बचाने के चक्कर में वो अपना कंधा जो है उसको डिसलोकेट करवा बैठता है। पैट्रिक को टोरंटो में जो पहली जॉब मिलती है वो एक सर्जर की है। एक मिलीनियर है एम्ब्रोस स्मॉल जो कि गुम हो गए हैं, तो उनको ये ढूंढने लग जाता है और वो उसकी क्लारा डिकन्स उसकी एम्ब्रोस स्मॉल की बेगम है या उसकी मिस्ट्रेस हैं, तो वो भी एक मिलीनियर खातून है क्योंकि अभी एम्ब्रोस स्मॉल के बाद सब कुछ वही संभाल रही है। तो ये उससे बातचीत कर रहा है और उससे उसकी मोहब्बत में ये गिरफ्तार हो जाता है और इनका आपस में एक लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है। क्लारा पैट्रिक लुइस को लेके कोई आबादी से हट के एक उसकी दोस्त का घर है जिसका नाम है एलिस, वहां पे ले जाती है उसको। पैट्रिक वहां पे एलिस को मिलता है और वहां पे इन दोनों खवातीन को छोड़ के ये खुद अपने काम पे चला जाता है। कुछ ही टाइम बाद क्लारा को पता लग जाता है कि एम्ब्रोस स्मॉल कहाँ पे छुपा हुआ है, तो वो चूंकि एक लॉयल खातून है तो वो एम्ब्रोस स्मॉल के लिए पैट्रिक को छोड़ देती है और पैट्रिक को ये भी कहती है कि तुम अभी मेरा पीछा मत करना। और इस चक्कर में पैट्रिक लुइस उससे अपना वो इनाम भी नहीं तलब करता कि जो उसने ढूंढने के लिए जो मुआवजा लेना होता है, क्योंकि वो उसके साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। तो ना वो उससे वो मुआवजा ले सकता है और ना ही उससे वो प्यार मांग सकता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुम क्यों उसके पीछे जा रही हो। तो उसका दिल टूटा हुआ है और फिर ये दोबारा शहर में मजदूरों का काम करने लग जाता है और अकेला रहने लग जाता है उन्हीं इमिग्रेंट्स के साथ जो मैसेडोनियन इमिग्रेंट्स है, और बिल्कुल खामोश रहता है और किसी से बातचीत नहीं करता। तो एक ही इसका एक पेट होता है इगुआना। इगुआना एक जानवर है जो कि गिरगिट की तरह का एक होता है, आप समझ रहे हैं, बड़ी सी छिपकली। तो बस ये उसकी पेट बच जाती है इगुआना और ये पैट्रिक लुइस बच जाता है। क्लारा इन दोनों को छोड़ देती है। क्लारा के जाने के 3 साल बाद पैट्रिक की मुलाकात एलिस के साथ होती है और एलिस को पता लगता है कि पैट्रिक अभी भी इसका दिल टूटा हुआ है और अभी भी इसके दिल में क्लारा की यादें हैं। और एलिस उसको बताती है कि तुम्हें क्लारा की जो मोहब्बत में तुम्हें दुख मिला है
अभी तुम्हें सुकून चाहिए और तुम्हें उससे छुटकारा चाहिए। और इसी दौरान पैट्रिक जो है वो एक नया काम शुरू कर देता है और डायनामाइटर के तौर पे जो लेक ओंटारियो में एक टनल बन रही है जिसको लुक आफ्टर कर रहा है कमिश्नर हैरिस। कमिश्नर हैरिस भी एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर एनालिसिस में मैंने तमाम कैरेक्टर्स को बड़ा डीपली एनालाइज किया है, तो अगर आप पहले कैरेक्टर एनालिसिस देख लेंगे तो फिर आपको ये समरी और ये नॉवल ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो उस टनल पे ये काम करना स्टार्ट कर देता है एज ए डायनामाइटर, और फिर मैसेडोनियन इमिग्रेंट्स की जो कम्युनिटी है उधर चला जाता है। और वहां पे सिर्फ ये पैट्रिक लुइस होता है, उसका वो जानवर, उसका पेट इगुआना होता है जिसके लिए ये वेज खरीदता रहता है। वेज बेसिकली इगुआना जो है वो ऐसा जानवर है जो पत्ते और झाड़ियां और ये चारा वगैरह खाता है, तो ये वेज उसकी बेसिकली खुराक है। ये खास किस्म का पौधा या समझ ले कि हर्ब्स हैं जो वो खाता है। और वहां पे एलिना नाम की एक खातून है जो कि एक शॉप लेडी है, तो उनसे ये जब वेज खरीदता है तो उससे इसकी वाकफियत होती है और इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग और एक फ्रेंडलीनेस डेवलप हो जाती है। और उनकी जो आपस में डिस्कशन है जिसमें क्योंकि ये उनकी लैंग्वेज समझता नहीं है लेकिन उससे ये वेज और इगुआना का जो एक रिलेशनशिप है, ये कहता है कि मुझे वेज वर्ड की समझ आ गई है कि तुम जो मैं ये चीज लेने आता हूँ इसको वेज कहती हो, तो वो खातून खुश होती है और एक उनका आपस में एक इमोशनल अटैचमेंट बन जाती है। और वो उसकी जो एक अकेली और लोनली सी वर्ड होती है उसके अंदर एलिना उसको मैसेडोनियंस के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है, और मैसेडोनियंस जो है वो इसके दोस्त बन जाते हैं और उसको इनवाइट करते हैं और उसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और जितनी भी वो जो टनल का काम हो रहा है या वाटर वर्क्स की जो बिल्डिंग है उसका जो अनफिनिश्ड काम है वहां पे ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और वहां पे ये एक ड्रामा देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है, बेसिकली मिमिक किया गया है कि जो इमिग्रेंट्स हैं या जो लोग हिजरत करके आए हुए हैं या अपने इलाकों को छोड़ के मजदूरी करने आए हुए हैं वो कितने मजबूर हैं और उनकी कितनी परेशानियां हैं। और उससे वो बहुत ज्यादा इमोशनली मूव होता है, उस पर बहुत ही असरअंदाज होता है और बहुत उसको ही इज टेरिफाइड कि यार कितनी मजबूरी है। और वो जो एक्ट्रेस है वो कितनी हेल्पलेस है स्टेज पे, और वो स्टेज पे जाके मतलब कि इतना जज्बाती हो जाता है कि वो जाके उस एक्ट्रेस को पकड़ लेता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। और जब वो ऊपर स्टेज पे जाता है तो उसको पता लगता है कि वो बेसिकली एक्ट्रेस जो है ये तो वही एलिस है जिसके साथ इसका पहले ताल्लुक रह चुका है क्लारा डिकन्स के हवाले से। तो वहां से फिर एलिस और पैट्रिक लुइस अपना एक लव अफेयर स्टार्ट करते हैं और पैट्रिक लुइस एलिस के साथ रहने लग जाता है जहां पे उनकी 9 साल एक बेटी भी रह रही है हैना। हैना का जो बाप है उसका नाम है केटो जो कि उसका बायोलॉजिकल फादर है, और वो एक एक्टिविस्ट किस्म का बंदा था और वो मुख्तलिफ किस्म की स्ट्राइक्स वगैरह अरेंज करता रहता था मजदूरों के लिए। तो एक पॉलिटिकल रोल की वजह से उसको कत्ल कर दिया गया था क्योंकि वो मजदूरों के लिए खतरनाक काम कर रहा था। और पैट्रिक जो है वो अभी एक सरोगेट फादर बन गया है हना का। सरोगेट मीन्स की रिप्लेसमेंट, एक्चुअली तो उसका फादर नहीं है लेकिन उसके कैरेक्टर में आ गया, ये उसके रोल में आ गया। और फिर इवेंचुअली जब एलिस मर जाती है एक बॉम्ब ब्लास्ट में तो ये उसको अडॉप्ट कर लेता है हना को, तो ये खुशी खुशी रहने लग जाते हैं 2 साल तक। और फिर एलिस भी एक सूटकेस बॉम्ब जो कि एक्सीडेंटली हना एलिस उठा लेती है और एक मजदूरों की एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है, एक हड़ताल चल रही है, तो वहां पे वो गलती से उसको उठा लेती है, उसमें एक बॉम्ब होता है, वो ब्लास्ट होता है और एलिस मर जाती है। और पैट्रिक बहुत ज्यादा मतलब इसमें गुस्सा है और बहुत इसमें दुख है और इसको एलिस की मौत का ये बदला लेना चाह रहा है क्योंकि एलिस एक वो वाहिद खातून थी जो हमेशा से ये समझती थी कि जो अमीर लोग हैं ये गरीबों की और मजदूरों की हक तलफी कर रहे हैं और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और ये इतना ज्यादा दिल बर्दाश्त होता है कि ये हैना को निकोलस के पास छोड़ देता है और ये एलिस का बदला लेने के लिए मस्कोका होटल है उसमें जाके ये बॉम्ब लगा देता है। क्यों? क्योंकि उस होटल में ज्यादातर अमीर लोग जाते हैं, टोरंटो की जो वेल्थी फैमिलीज हैं वो विजिट करती हैं। पकड़ा जाता है ये और फिर इसको 5 साल के लिए जेल हो जाती है। अब जेल में ये मिलता है एक और दोस्त के साथ जिसका नाम है कैरेवेगियो जो कि एक चोर था। और कैरेवेगियो और उसकी वाइफ जो है जियानेटा ये पैट्रिक को हेल्प करते हैं कि वो कमिश्नर हैरिस से बदला लेने के लिए जो वाटर वर्क्स की बिल्डिंग है, जो पानी का सारा सिस्टम बना हुआ है, उसकी जो बिल्डिंग है उसको धमाके से उड़ा दे और कमिश्नर हैरिस से बदला ले ले। क्योंकि कमिश्नर हैरिस को पता है जिसने ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया है और उसने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया है और बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं रखा ये कितने मजदूरों की जिंदगियां ले जाएगा। अब जब ये प्लानिंग चल रही है तो जो कमिश्नर हैरिस है वो अपने दफ्तर में जाके सोया पड़ा है और उस दफ्तर को उसने बिल्कुल एक महल की तरह बनाया हुआ है और उसको उसने इतना सजाया है कि इवन वॉशरूम के अंदर उसने हेरिंगबोन टाइल यानी कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से टाइलें लगाई हैं जिसके इसने पिलर्स बनाए हुए हैं और बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है। पैट्रिक पानी की सुरंग से उसके महल में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। ही स्नीक्स इन थ्रू वाटर टनल। और जो कैरेवेगियो है और जो जियानेटा है वो एक यॉट को, एक कश्ती को चोरी कर लेते हैं और उससे बेसिकली इस्तेमाल करते हैं और पैट्रिक लुइस को एक एयर टैंक की मदद से वहां तक ड्रॉप करके आते हैं
और फिर वो एयर टैंक, क्योंकि वो टनल से सांस तो ले नहीं सकता, तो उस एयर टैंक के जरिए वो वहां तक पहुंच जाता है कमिश्नर हैरिस के करीब। तो इस सारे काम में ये जो सारा सफर उसने तय किया उसमें बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है पैट्रिक लुइस, और वो अभी डायनामाइट से जाके उसको टनल को तबाह करना ही चाहता है, लेकिन वो जब पानी से आ रहा होता है अंडर वाटर तो उसके जो वायर कटर्स हैं वो उससे गुम हो जाते हैं, और वहां पे फिर वो हैरिस का जो बेडरूम है उसमें दाखिल हो जाता है और उसको जाके बताता है कि ये फ्यूज बॉक्स है और मैंने ये वाटर बॉक्स जो है इसमें पूरे बम लगा दिया और मैं इसको भी फटा दूंगा। और पैट्रिक जो है वो हैरिस को कन्फ्रंट करता है और उनके आपस में एक झगड़ा होता है कि इसने तमाम मजदूरों की जिंदगी तबाह की हुई है और खुद कितनी एक्स्ट्रा वेगस किस्म की और बड़ी लग्जरी और बड़ी नॉन इसेंशियल किस्म की और शहाना जिंदगी गुजार रहा है, और ये जिस बिल्डिंग में सोया पड़ा है इस बिल्डिंग में सोने की वजह से कितने मजदूरों ने जान दी और कितने मजदूर मुश्किल में हैं जो कि इस बिल्डिंग को बना रहे हैं, ये जिन्होंने बनाया है। अब हैरिस जो है वो जानबूझ के पैट्रिक को बातों में लगा के रखता है कि सुबह तक मैं इसको बातों में लगा के रखता हूँ, अदरवाइज ऐसा ना हो कि इसको ब्लास्ट कर दे, और ऐसा होगा कि जैसे ही सुबह होगी तो एक संतरी या एक गार्ड जो है वो आ जाएगा और फिर मामला निबट जाएगा, इसको हम पकड़ लेंगे। तो पैट्रिक लुइस को बातों में लगा के रखता है और ऐसे बातों में लगाता है कि पैट्रिक को नींद आ जाती है, वो सो जाता है, और इतने में फिर वो जो गार्ड है वो भी एंटर हो जाता है, और हैरिस जो है उस गार्ड को कहता है कि इससे डेटोनेटर ले लो और इस पैट्रिक को पकड़ो और उसको लेके जाओ, ये मतलब वो जख्मी हो चुका है चूंकि, तो इसको जाके इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाओ, और वो छोड़ देता है पैट्रिक लुइस को, कुछ भी नहीं कहता मींस कि उसको वो प्रोसिक्यूट करे या उस पर कोई अदालती कार्रवाई करे, बिल्कुल मतलब उसकी कोई इम्पीचमेंट वगैरह के बारे में वो नहीं सोचता। अब हम देखते हैं कि जो पैट्रिक लुइस है वो घर पे है एंड ही इज रिकवरेटिंग, मतलब रिकवर कर रहा है, ठीक हो रहा है, अपने वो जो जख्म है उससे ठीक हो रहा है। तो हैना उसको जगाती है, उसको बताती है कि क्लारा डिकिंस नाम की एक खातून है जो उससे मिलने आई है और वो कई घंटे से 4 घंटों से बैठी हुई है और उसका इंतजार कर रही है, और हैना उसको बताना भूल गई है पैट्रिक लुइस को क्योंकि वो सोया हुआ था। अब क्लारा ने दोबारा बुलाया है और उसने कहा है कि वो इंतजार कर रही है बाहर उसका, और वो एक टेलीफोन बूथ के बाहर खड़ी हुई है और बड़ी ठंड है और फिर भी वहां पे खड़ी है, वो इंतजार कर रही है कि पैट्रिक उसकी कॉल करे और पैट्रिक और क्लारा डिकिंस का आपस में राब्ता हो जाए। तो यहाँ पे हमें नॉवल में पता लगता है कि क्लारा जो है वो फोन पे है और पैट्रिक जो है वो दौड़ के जाता है और उसको मिलना चाहता है, उसे हासिल करना चाहता है, और क्लारा उसको बताती है कि एम्ब्रोस मर गया है, और पैट्रिक को वो रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ अभी, और पैट्रिक उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और उसके बाद वो मजीद 1 घंटा सोचता है और फिर हैना को कहता है कि तुम मुझे जगा देना, और फिर वो मिल के जा रहे हैं, 4 घंटे का एक लंबा सफर है टुवर्ड्स द नॉर्थ, क्लारा को मिलने जा रहे हैं, और वो हैना को कहता है कि मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि क्लारा कौन है, लेकिन जब हम ड्राइव कर रहे होंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि हैना क्लारा कौन है, और फिर मैं तुम्हें और भी कहानियां सुनाऊंगा और उसकी वालदा उसकी मदर की यानी कि एलिस की जिंदगी की कहानियां भी सुनाऊंगा, लेकिन ड्राइविंग के दौरान। और ये सारी चीजें जो है ना इसको नॉवल में इटैलिसाइज लिखा गया है और ये प्रोलोग के तौर पे या इंट्रोडक्शन के तौर पे बयान की गई हैं, जैसे कि ऐसे लगता है कि ये कार में सफर के दौरान ही पूरा नॉवल जो है इन द स्किन ऑफ अ लायन पैट्रिक लुइस ने हैना को ये सारी कहानियां सुनाई हैं और उससे ये नॉवल सारा डेवलप हुआ है। इस नॉवल में एक सब्जेक्टिविटी है कि जो भी इस कहानी को पढ़ेगा तो वो अपने हिसाब से एक आइडिया लगा सकता है या अपने हिसाब से इस स्टोरी टेलिंग को एक्सप्लेन कर सकता है या कंसीव कर सकता है। तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हैं इसमें और कोई एक तो इतना आसान नहीं है इसको बयान करना या समझाना, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आए। तो अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं कि माइकल ओंडार्ची ने इन द स्किन ऑफ द लाइन में कौन कौन सी थीम्स एम्प्लॉय की हैं। तो सबसे पहले जो इन्होंने थीम एम्प्लॉय की है वो है इमिग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। कैरेक्टर एनालिसिस अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें भी हमने हर कैरेक्टर को उसकी थीम्स में देखा है और उसके फीचर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा है, तो उनमें इमिग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट सब कैरेक्टर्स में हमें कॉमन नजर आई है। तो ये नॉवल एक्सप्लोर करता है कि इमिग्रेंट्स का क्या एक्सपीरियंस है और तमाम कैरेक्टर्स जो हैं जो टोरंटो में आए हुए हैं एक अच्छी जिंदगी गुजारने का ख्वाब लेके, जिस तरह के लोग गांव से शहरों की तरफ आते हैं, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की थीम है, कल्चरल ट्रांजिशंस हैं और जो न्यू कमर्स हैं जो कि एक नई आबादी में आके रह रहे हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ये इस तमाम नैरेटिव में हमें नजर आता है। फिर इस नॉवल में लेबर एंड सोशल जस्टिस की एक थीम है। सो जो कंस्ट्रक्शन बूम है टोरंटो में, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है 1920 के टाइम में, ये एक बैकड्रॉप है जो कि एक्सप्लोर कर रहा है कि लेबर क्लास को कितने ज्यादा मसाइल हैं और कितने ज्यादा उनको सोशल जस्टिस का प्रॉब्लम है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और फिर कमिश्नर हैरिस जैसे कैरेक्टर के बैकग्राउंड में जब हम स्टोरी को देखते हैं कि किस तरह जुल्म हो रहा है लेबर क्लास के ऊपर, कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, तो ये नॉवल हमें बताता है और डिपिक्ट करता है कि जो वर्किंग क्लास की स्ट्रगल्स हैं
और उनकी जो स्ट्राइक्स हैं, वो जो हड़ताल करते हैं, उनके तमाम जो फेयर ट्रीटमेंट के परसूट्स हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ भी अच्छा रवैया रखा जाए और हमें अच्छी वर्किंग कंडीशंस दी जाएं ताकि हम भी एक इंसानों की तरह एक अच्छी जिंदगी गुजारें और अपना लाइवलीहुड अर्न करें, अपनी कमाई करें, रिस्क कमाएं। लव एंड रिलेशनशिप का एक थीम है इसमें जो कि सेंट्रल थीम है, और नॉवल एक्सप्लोर करता है एक रोमांटिक और एक प्लाटोनिक किस्म का रिलेशनशिप। प्लाटोनिक मीन्स कि समटाइम्स सेक्सुअल, समटाइम्स नॉन सेक्सुअल, समटाइम्स फिजिकल, समटाइम्स नॉन फिजिकल। एक इस तरह का एक एमिकेबल सा एक ताल्लुक है जिसमें मीन्स कि अगर फिजिकलिटी इन्वॉल्व भी है लेकिन एक दिल में भी उसकी चाह है और तड़प है और लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से और कई कई सालों बाद एक दूसरे को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मीन्स कि वो एलिस के साथ मिला तो एलिस की बच्ची को अडॉप्ट कर लिया, फिर वो क्लारा के साथ मिला तो उसके साथ रहना चाह रहा था लेकिन एम्ब्रोज की वजह से अलग नहीं हुए, लेकिन जैसे ही एम्ब्रोज मरा तो क्लारा फिर उसके पास आ गई, तो इनकी आपस में एक कनेक्टेडनेस है। तो एक कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स ऑफ लव है, पैशन है और एक इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल कनेक्शंस हैं और एक इंडिविजुअल की जिंदगी के ऊपर एक इंट्रिकेटली एक नैरेटिव डेवलप किया है माइकल ओनडाटजी ने, जिसमें हमें मोहब्बत और ताल्लुकात आपस में लड़ते झगड़ते मिलते बिछड़ते नजर आते हैं। पावर एंड अथॉरिटी जो नॉवल में हम एग्जामिन करते हैं, पावर डायनामिक्स और अथॉरिटी का स्ट्रक्चर, तो ये वर्क प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में भी है और एट लार्ज इन सोसाइटी मीन्स पावर किस तरह, उसकी डायनामिक किस तरह काम करती है वो हमें पता लगता है। तो तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो या तो पावर प्ले कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस्ड बाय द पावर है, या तो मतलब वो उन पे जुल्म हो रहा है या वो जुल्म कर रहे हैं। सो ये जो डिफरेंट किस्म की पोजीशन ऑफ पावर्स हैं ये हाईलाइट करती हैं डिस्पैरिटीज को, डिफरेंसेस को, इनइक्वालिटीज को और कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो कि फाइट्स हैं, स्ट्रगल्स हैं और क्लैशेस हैं और वो सिस्टम के अंदर इनहेरिटेड है, वो उससे निकाले नहीं जा सकते। अगेन क्लास डिवाइड, क्लास डिफरेंसेस और जो सोशल हायरार्कीज हैं वो भी एक्सप्लोर की हैं माइकल ओनडाटजी ने, क्योंकि तमाम कैरेक्टर्स डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड से आ रहे हैं और मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो कि इमिग्रेंट हैं उनका जो पास्ट है वो मिस्टीरियस है, पता नहीं है किधर से आए हैं, लेकिन वो नॉवल में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और तमाम जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं वो किस तरह इंडिविजुअल्स की लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, उनके रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर कर रही हैं और किस तरह वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं जो कम्युनिटी के अंदर टेंशंस डेवलप हो रही हैं। तो क्लास डिवाइड का एक रोल इस प्ले में माइकल ओनडाटजी ने दिखाया है। जिस तरह के एम्ब्रोस स्मॉल एक मिलेनियर है, क्लारा डिकन्स जो है वो उसकी एक मिलेनियर मिस्ट्रेस है, जियानेटे एक मिलेनियर की बेटी है, तो ये क्लास डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं। जबकि एलिस स्ट्रगल कर रही है अपनी बच्ची के साथ और ये भी थ्रू आउट स्ट्रगल कर रहा है पैट्रिक ल्यूइस। हिस्टोरिकल नैरेटिव जो हैं वो भी ओनडाटजी ने इस प्ले में दिखाए हैं, जिसमें हमें एक ब्लेंड मिलता है फैक्ट और फिक्शन का। तो नॉवल में जो रियल हिस्टोरिकल इवेंट फीचर हुआ है और जो फिगर्स फीचर हुए हैं, जिस तरह के एम्ब्रोस स्मॉल जो कि एक एक्चुअल मिलेनियर कैरेक्टर है, जो कि एक थिएट्रिकल टाइकून है, उसकी डिसअपीयरेंस की सूरत में हमें दिखाया गया है। और ओनडाटजी मैनिपुलेट करता है इन एलिमेंट्स के साथ और क्रिएट करता है एक इस तरह का नैरेटिव जो कि एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल फिक्शन के बियॉन्ड जाता है, जिसमें हमें मोहब्बत भी नजर आती है, जिसमें हमें एक इंट्रिग्यू भी नजर आती है, जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट और एक इंट्रिकेट रिलेशनशिप का जो आपस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं विद इन दी सोसाइटी वो नजर आते हैं। आर्ट एंड क्रिएटिविटी भी एक थीम है इस नॉवल की, स्पेशली निकोलस टेमलकॉफ के कैरेक्टर में ही हमें नजर आती है। तो उसके जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं, जिसमें पेंटिंग्स हैं, स्टोरी टेलिंग है, वो हमें एक एवेन्यू प्रोवाइड करते हैं और हम इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करते हैं कि वो हमसे कम्युनिकेट कर रहा है और अपने एक्सपीरियंसेस और अपने पर्सपेक्टिव लिटरेरी फॉर्म में और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के तौर पे बता रहा है, और जिसका पैट्रिक ल्यूइस की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी है। यानी कि निकोलस टेमलकॉफ के रिलेशन की वजह से पैट्रिक ल्यूइस की एस्पिरेशंस और उसके पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो रीडिफाइन हुए हैं। आइडेंटिटी एंड पर्सनल हिस्ट्री, सो जितने भी कैरेक्टर्स हैं सो दे ग्रैपल एंड दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, और उनकी जो पर्सनल हिस्ट्री है वो उनकी जिंदगियों को इम्पैक्ट कर रही है। इस नॉवल में तमाम इंडिविजुअल्स जो हैं और उनकी जो सेंस ऑफ सेल्फ विद इन है और उनकी सेल्फ डिस्कवरी जो है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के कॉन्टेक्स्ट में नेविगेट कर रही है। उन तमाम के कल्चरल बैकग्राउंड्स और तमाम के पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो उनकी इंडिविजुअलिटी को नॉवल में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह वो एज एन इंडिविजुअल स्टैंड करते हैं नॉवल में और किस तरह वो कनेक्टेड विद अदर रिलेशन स्टैंड करते हैं नॉवल में। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि पैट्रिक ल्यूइस ने, जो कि एक माइग्रेटेड है और उसने एलिस की बेटी हैना को अडॉप्ट कर लिया है, हालांकि वो एक गांव से आया था मेहनत मजदूरी के लिए, लेकिन किस तरह वो एक एक्ट में इन्वॉल्व हो गया। सो आइडेंटिटी एंड पर्सनल हिस्ट्री कंस्ट्रक्टिंग नैरेटिव है और नॉवल एम्फसाइज करता है
कि तमाम पर्सनल और तमाम कलेक्टिव एफर्ट्स जो हैं वो पूरे नैरेटिव को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, और तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टोरीज को शेप कर रहे हैं और अपनी जिंदगियों को बना रहे हैं, और एक लार्जर हिस्ट्री ऑफ द सिटी हमें बता रहे हैं कि हर कैरेक्टर उस शहर के अंदर जो जिंदगी है वो कैसे गुजर रही है उसके बारे में हमें रिफ्लेक्शंस देता है। और जितनी भी मैनिपुलेशंस हैं और जितनी भी इंटरप्रिटेशंस हैं नैरेटिव के अंदर, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट थीम के तौर पे नॉवल के अंदर रिप्रेजेंट की गई हैं। अगेन, जिसमें लव है, बिट्रेयल है, इमिग्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, और इस तरह की और रिलेटेड थीम्स हैं। मिस्ट्री एंड इंट्रिग। एंड्रो स्मॉल की जो डिसअपीयरेंस है वो मिस्टीरियस है। मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो हैं उनका जो ओवरऑल एटमॉस्फेरिक टोन डेवलप हुई है नॉवल में, वो सब की मिस्टीरियस है। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं हमें नहीं पता। तो इससे नॉवल के अंदर एक थीम ऑफ मिस्ट्री और एक थीम ऑफ इंट्रिग, एक साजिश या एक कॉन्स्पिरेसी सी हमें नजर आती है। और ये जो नैरेटिव है ये लेयर्ड है, जिसके अंदर सीक्रेट्स हैं, जिसके अंदर रूमर्स हैं, अफवाहें हैं और अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस पुश करते हैं, प्रोपेल करते हैं स्टोरी को, स्टोरी आगे की तरफ चलती है। तो ये जितनी भी थीम्स हमने डिस्कस की हैं ये एक टेक्सचर क्रिएट करती हैं और एक इमर्सिव किस्म की एक्सप्लोरेशन देती है हमें कि टोरंटो की हिस्ट्री में जो टोरंटो के रहने वाले लोग थे, जो इनहैबिटेंट्स थे, वो किस तरह उस टाइम में ट्रांसफॉर्म हुए और उन्होंने किस तरह टोरंटो को ट्रांसफॉर्म किया है और उन्होंने किस तरह वहां पे अपनी जिंदगियां गुजारी हैं। नाउ वी क्रिटिकली एनालाइज द नॉवल इन द स्किन ऑफ लाइन बाय माइकल ओंडार्ची। तो इस क्रिटिकल एनालिसिस में हम देखते हैं कि यूज ऑफ लैंग्वेज क्या है, स्टाइल क्या है, टोन क्या है, सेटिंग क्या है और फिगरेटिव लैंग्वेज कौन सी यूज की है। सो यूज ऑफ लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से ओंडार्ची ने पोएटिक और इवोकेटिव और प्रोवोकेटिव किस्म की लैंग्वेज यूज की है, जो कि बहुत ही हॉन्टिंग और बहुत ही सजेस्टिव है। और इस तरह के सेंटेंसेस बनाए हैं ओंडार्ची ने जो कि बहुत ही रिच इमेजरी प्रेजेंट करते हैं और बहुत विविड और बहुत ही ओपन किस्म की सेंसरी लैंग्वेज जो कि कैरेक्टर्स के अंदर और सीन्स के अंदर लाइफ लेके आती है वो रिप्रेजेंट की है। और यूज ऑफ लैंग्वेज में जो प्रोज का एलिमेंट है वो रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी खूबसूरत और कितनी कॉम्प्लेक्स किस्म के ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हमें तमाम कैरेक्टर्स की जिंदगियों में नजर आते हैं। स्टाइल, ओंडार्ची का जो राइटिंग स्टाइल है वो उनकी लिरिकल क्वालिटी की वजह से जाना जाता है। वो प्रोज में भी पोएटिक एलिमेंट लेके आते हैं और मल्टीपल किस्म के नैरेटिव्स को एक मोज़ेक लाइक इंटरकनेक्टेड स्टोरीज बनाते हैं। वो मोज़ेक कहते हैं ऐसी चीजें जिनका आपस में डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता, एक मेडले सा है, एक वैरायटी है जिसमें डिफरेंट किस्म की चीजों को इकट्ठा करके मिक्स करके एक ओवरऑल जबरदस्त सी पिक्चर बनाई जाती है। तो पुराने जमाने में खिड़कियां होती थी जिनमें रंगदार किस्म के शीशे होते थे और छोटे छोटे रंगदार टुकड़े होते थे। तो बेसिकली उसको मोज़ेक इफेक्ट कहते हैं कि वो हर कलर डिफरेंट है, डिफरेंट साइज का है, लेकिन जब वो इकट्ठे होते हैं तो एक बहुत जबरदस्त सी पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। और अगेन ओंडार्ची का जो स्टाइल है वो नॉन लीनियर है और मेमोरी बेस्ड है, जिसमें फ्लैशबैक्स हैं और पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है और एक लेयर्ड किस्म की कंस्ट्रक्शन है जिसमें रीडर्स जो हैं उनका एक्सपीरियंस एक डिवोटेड और एक इमर्सिव किस्म का है। क्योंकि माइकल ओंडार्ची का राइटिंग स्टाइल क्रोनोलॉजिकल नहीं होता। नॉवल की जो टोन है वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट रेंज ऑफ इमोशंस हैं और मोमेंट ऑफ टेंडरनेस है, इंटीमेसी है, इसमें प्यार मोहब्बत है, लव अफेयर्स हैं, सेंसिटिविटी है, रॉनेस है और उसमें जो टेंशन की एपिसोड्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक मिक्सचर है, टोन एक नहीं है। और जो ओंडार्ची की प्रोज है इसमें जो सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया है उसकी भी रिफ्लेक्शन है। नॉस्टैल्जिया बेसिकली हम इसको होम सिकनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं जैसे हमें कोई रिग्रेट होता है पास्ट किसी मेमोरी के बारे में और हम जब उसको याद करते हैं और एक विस्टफुल किस्म की और एक रिग्रेटफुल किस्म की एक जो सिचुएशन डेवलप होती है एक पास्ट इवेंट को याद करके, उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। मेमोरी से डिफरेंट होता है। और अगेन इस टोन में प्रोज को जो पोएटिक एलिमेंट के तौर पे लिया गया है और लिरिकली रिप्रेजेंट किया गया है वो भी एक मेलंकलस किस्म की और सैड और डिप्रेस्ड किस्म की टोन रिफ्लेक्ट करता है। नॉवल की सेटिंग को अगर देखें तो प्राइमरीली तो ये टोरंटो में अर्ली 20th सेंचुरी में सेट हुआ है और विविडली ये सिटी लाइफ को उस टाइम पे रिफ्लेक्ट कर रहा है जबकि टोरंटो में सिग्निफिकेंट किस्म की चेंजेस आ रही थी और बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी और लेबर स्ट्राइक्स चल रही थी और इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स था कि लोग मजदूरी की तलाश में और अच्छी जिंदगी की तलाश में माइग्रेट करके शहर की तरफ आ रहे थे। तो ये सेटिंग जो है बहुत ही डायनामिक बैकड्रॉप प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हमें डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स मिलते हैं और उनके डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की है ओंडार्ची ने जिसमें मेटाफर्स हैं, सिमिलीज हैं और इन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड और नुएंस्ड किस्म की डिस्क्रिप्शंस दी हैं जो कि लेयर्ड हैं, एक दूसरे के ऊपर तह दर तह लगी हुई हैं।
और जो फिगरेटिव लैंग्वेज है वो इमोशंस को इवोक करती है और इमेजरी को एनहेंस करती है और बहुत डीपर मीनिंग्स कन्वे करती है और नैरेटिव का कनेक्शन डेवलप करती है और उसको मजीद मीनिंगफुल बनाती है विद इन दी कैरेक्टर्स और एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर की तरफ भी। उनकी जितनी भी इस नॉवल की थीम्स हैं, थ्रू मेटाफर, थ्रू सिमिलीज और थ्रू विविड इमेजरी और डीपर मीनिंग हमें कन्वे की गई है। नैरेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंट्रिकेट है, कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सोफिस्टिकेटेड है, जिसमें मल्टीपल किस्म के पर्सपेक्टिव्स हैं और डिफरेंट टाइमलाइंस हैं। चूंकि ओंडार्ची का एक फीचर है कि वो फ्रेगमेंटेड स्टोरी टेलिंग करते हैं जो कि डिसजॉइंटेड होती है और टुकड़ों में होती है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होती, तो वो डिफरेंट जो लाइव्स हैं उनको जो कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के अंदर उन्होंने इस तरह बनाया है कि उसमें कोई एक तरतीब नहीं है, लेकिन इस बेतरतीबी में भी एक खूबसूरती है। सो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, ये स्टोरी टेलिंग की डेप्थ को मजीद बढ़ाता है और इनवाइट करता है रीडर्स को कि वो स्टोरी उनको एज ए पजल प्रेजेंट की गई है और अब वो खुद इसको जोड़ें और समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली किसकी स्टोरी कहाँ पे जाके जुड़ रही है और किसका ताल्लुक किससे कैसे बढ़ रहा है। सो एज ए पजल रिप्रेजेंट किया गया है स्ट्रक्चर को, जिसको अभी रीडर ने खुद सुलझाना है। सिंबोलिज्म एक प्रोमिनेंट फीचर है ओंडार्ची की राइटिंग का। उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इवेंट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी प्रेजेंट करते हैं और वो जो नैरेटिव है नॉवल का उसके मीनिंग में एक लेयर ऐड करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। फॉर एग्जांपल जिस तरह के ब्रिजेस को हम सिंबोलिज्म के तौर पे ले सकते हैं कि वो एक मेटाफर के तौर पे हमने ली है ब्रिजेस, कि ये कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स करती हैं और जो आइडेंटिटीज हैं, फोर्जिंग ऑफ आइडेंटिटीज मीन कि डिफरेंट आइडेंटिटीज को थ्रू ब्रिजेस हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह के हम एक वॉल है, दीवार, उसको एक मेटाफर के तौर पे ले सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिससे जुदाई बढ़ती है और एक ब्रिज एक ऐसी चीज है जिससे कनेक्टेडनेस बढ़ती है। सिनेमैटिक इमेजरी जो है वो भी इवोक होती है ओंडार्ची के राइटिंग स्टाइल में। तो इनके जो सीन्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं और बहुत ज्यादा विजुअल प्रिसीजन है उसमें और एग्जैक्ट और एक्यूरेट किस्म की एटमॉस्फेयर को, उसकी डिटेल्स को हर मोमेंट पे कैप्चर किया है ओंडार्ची ने। और ये जो सिनेमैटिक क्वालिटी है ये कंट्रीब्यूट करती है कि जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत डीप और बहुत इमर्सिव है और इसको मीन्स कि अगेन थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस पे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कैरेक्टर वॉइसेस, नॉवल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो डाइवर्स हैं और हर किसी की अपनी एक डिस्टिंक्ट स्टोरी है, उसकी अपनी एक आवाज है, उसका अपना एक पर्सपेक्टिव है और बहुत ही स्किलफुली हर इंडिविजुअल, हर कैरेक्टर को थ्रू दी डायलॉग, उसकी इनर थॉट प्रोसेस क्या है, उसके ज़हन में कौन सी ओपिनियंस हैं, व्यूज़ हैं, फीलिंग्स हैं, उसकी जजमेंट्स क्या हैं, उसके बिलीव्स क्या हैं, बहुत ही यूनिक नैरेटिव स्टाइल में ओंडार्ची ने स्किलफुली कैप्चर की है। कल्चरल सेंसिटिविटी, ओंडार्ची ने डेमोन्स्ट्रेट की है कल्चरल सेंसिटिविटी डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करके कि वो तमाम डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं और डिफरेंट किस्म की कल्चरल सेंसिटिविटीज है उनकी। और थ्रू दिस नॉवल उन्होंने एक्सप्लोर की हैं इमिग्रेंट्स के एक्सपीरियंसेस के, जो लोग अपने इलाके छोड़ के शहरों में अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आते हैं, उनको किस किस्म के एक्सपीरियंसेस का सामना होता है। और एक्नॉलेज किया गया है कि उनका जो कल्चरल हेरिटेज है नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस नॉवल में पोएटिक लैंग्वेज और एक इंट्रिकेट नैरेटिव स्ट्रक्चर और बड़ी इवोकेटिव सेटिंग और एक केयरफुल यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज किया गया है। और ओंडार्ची का जो राइटिंग स्टाइल है वो रीडर को इनवाइट करता है कि वो मल्टी फेसेटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ हिस्ट्री करें, आइडेंटिटी करें और ह्यूमन कनेक्शन जो है उसके साथ एंगेज हों और समझने की कोशिश करें। और पूरी स्टोरी एज ए पजल रिप्रेजेंट की गई है और रीडर पे छोड़ा गया है कि वो अब इसको कनेक्ट करें और इससे सब्जेक्टिव किस्म के रिजल्ट्स को ड्रा करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।